पहला क्वेश्चन है एडवोकेट प्रकाश मोरे साहब का। सर मेरा सवाल ये है कि अगर टेनेंट पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन करता है और एड्रेस जहाँ पे वो टेनेंट करके रहता है वो दे रहा है, तो क्या वो जायज है? टेनेंट आपके मानो उदाहरण के तौर पे एक 5 साल के एग्रीमेंट पे आपके उधर रह रहा है वो। हाँ जी। 5 साल के पीरियड में वो कई चीजें चेंज भी होती है लाइफ में। बच्चे को स्कूल का एडमिशन भी हो सकता है। टेनेंट बोल सकता है कि मैं अभी तक सर्विस कर रहा था तो मुझे अभी बिजनेस का लाइसेंस लेना है, तो रजिस्टरिंग एड्रेस देना है, वगैरह वगैरह। ये सारे टेनेंट कर सकता है, पर उसके लिए कानूनी प्रोसीजर ऐसा है कि डिपार्टमेंट ये पूछेगा कि फ्लैट आपके नाम पे है, तो आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि अगर आपने हाँ बोल दिया तो आपका इंडेक्स 2 मांगेगा वो वेरीफाई करने के लिए। आपको पता है कि इंडेक्स 2 तो ऑनलाइन 5 मिनट के अंदर वेरीफाई हो जाता है आजकल। तो जैसे ही आपने बोला कि मैं टेनेंट हूं, तो बोलेगा ठीक है, आप अपना टेनेंट एग्रीमेंट हमको दे दो और आपका लैंडलॉर्ड का कंसेंट लेटर लेकर आ जाओ। लैंडलॉर्ड का कंसेंट लेटर लेके आ जाओ, ड्यूली नोटराइज्ड। खाली सादा नहीं चाहिए, क्योंकि वो सादा तो आप खुद भी साइन करके दे दोगे मकान मालिक के नाम का। उस बेसिस पे पासपोर्ट अथॉरिटी आपको दे देता है एनओसी जो लगता है वो, जीएसटी भी दे देता है, इनकम टैक्स वाला भी दे देता है, और कई भी डिपार्टमेंट दे देते हैं, पासपोर्ट वाला, गैस वाला, बिजली वाला, सभी कोई दे देता है। ओके। अगर मकान मालिक यानी फ्लैट ओनर यानी कि मेंबर का लेटर नहीं है, तो सोसाइटी should never ever give any no objection certificate to any tenant। और साहब आपका दूसरा कोई प्रश्न है? नहीं, वही उसी रिगार्डिंग है कि अगर उसके पासपोर्ट में मेरा अगर फ्लैट का नाम आ रहा है तो विल दैट बी कंसिडर एज अ परमानेंट एड्रेस? नो सर, क्योंकि ही इज नॉट गोइंग टू चेंज इट लेटर ऑन वंस ही शिफ्ट फ्रॉम माय हाउस टू एनी अदर हाउस फॉर द टेनेंट। that also happens. So that is why we take a declaration from the landlord, from the flat owner. So it is a liability of the flat owner to see all these things. The liability of the society arises only when the society is going to give this no objection certificate. No objection certificate is based on the letter received from its own member. So the liability shifts to the member and not to the society. अगर कल उठ के वो पासपोर्ट वाला मिस्टेक भी करता है वो आदमी, किधर कुछ क्रिमिनल एक्ट करके आ जाता है और सोसाइटी के पास आता है इंक्वायरी, तो सोसाइटी बोलता है कि मेरे रिकॉर्ड में ये लैंडलॉर्ड का नोटराइज लेटर है जिसमें ये बोलता है वो कि आप इसको ये दे सकते हो। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन अलग है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर पासपोर्ट के ऊपर उसका एड्रेस मेरा आ जाता है, मेरे फ्लैट का, तो क्या वो जायज है? बिकॉज ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम माय टेनेंसी टू सम अदर फ्लैट नियर बाय हिज ऑफिस। करेक्ट है, वो जायज वो इसके लिए है, जायज इसके लिए है वो, क्योंकि जब आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया तब तो डॉक्यूमेंट तो दे दिया। वो डॉक्यूमेंट विड्रॉ करने का काम 2 लोगों का है, सोसाइटी का नहीं है, 2 लोगों का है। एक तो वो टेनेंट को खुद को चेंज करना है एड्रेस, ओके, और दूसरा लैंडलॉर्ड का है। अगर उसने बोला है कि ठीक है मैं लेटर दे रहा हूं आपको, आप पासपोर्ट बनवा लो, तो इट इज द लैंडलॉर्ड्स ड्यूटी, लाइबिलिटी टू इन्फॉर्म द अथॉरिटी कि अब ये मेरा टेनेंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं रह रहा है। तो ये लाइबिलिटी सोसाइटी की नहीं आती है, टेनेंट और फ्लैट ओनर की आती है। बट ओनर कहाँ पे कंप्लेंट इन्फॉर्म करेगा? पासपोर्ट अथॉरिटी, या जिस अथॉरिटी को भी उसने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया हुआ है। जैसे मानो आपने जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया, जीएसटी रजिस्टर कर देगा, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स पूछेगा, तो डॉक्यूमेंट के नाम पे आपका वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट चाहिए होगा। नॉन रजिस्टर्ड दोगे तो वो जीएसटी अथॉरिटी खुद ही आईजीआर के ऑफिस में कंप्लेन कर देगा। ये कानून का एक प्रोसेस है। और अगर आपने उसको बोला कि ठीक है ये मेरा रजिस्टर्ड एलएनएल एग्रीमेंट है, तो नेक्स्ट पूछेगा वो कि ठीक है ओनर का आपका एनओसी लेके आओ। एनओसी मींस प्लेन पेपर में नहीं लिया है, दे हैव ए फॉर्मेट and it has to be in a form of an affidavit duly notarized. Okay. There is a small procedure for things to be done, but it can be done. It's not a problem. Okay.
Thank you, sir. Thank you. Thank you, Mr. More, for joining in. Next question is by Yogesh Sargar. या सर, आई जस्ट वांटेड टू नो वेदर अगर कोई मेंबर गेस्ट हाउस ऑपरेट करता है तो उसके लिए क्या मॉडलिटीज इन्वॉल्व होती है? गेस्ट हाउस का मतलब क्या है कि वो हर 2-2 महीने में, हर एक हफ्ते में चेंज करता जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, अभी अगर वो हर 1-2 महीने में चेंज कर रहा है तो आपका काम है, सोसाइटी का काम है ये जाके लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताना और पुलिस स्टेशन को बताना, या तो हर अगर हफ्ते में वो गेस्ट हाउस का जो टेनेंट है उसका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट लाके देता जा रहा है आपको, लिव-इन लाइसेंस एग्रीमेंट लाके देता जा रहा है, तो देन इट इज वैलिड इनफ। ये टिपिकली नहीं होता है, पर अगर नहीं है, गेस्ट हाउस कर रहे हैं, अनवेरिफाइड टेनेंट्स है, कमर्शियल लाइसेंस नहीं है उस चीज को ऑपरेट करने के लिए। अभी जैसे होटल में जाते हो, आप गेस्ट बन के जा रहे हो, 4 दिन के लिए रहे और बाहर निकल गए, पर होटल की लायबिलिटी भी है कि आपसे डेटा लेना है सारा, आपने रजिस्टर में रजिस्टर करना है आपका डेटा, तब आपको वो अलाउ करते हैं रहने के लिए। सो इन ए रेसिडेंशियल फ्लैट, इफ यू आर ऑपरेटिंग ए कमर्शियल ग्रेड ऑफ गेस्ट हाउस, then you need to take permission from, at least from BMC and from the police department. सर नॉर्मली कॉर्पोरेट्स जो है वो अपने फ्लैट्स को इस तरह से यूज करते हैं। मैंने जैसे अभी लेक्चर में बताया कि कॉर्पोरेट के नाम पे फ्लैट है, ABC एंड कंपनी के नाम पे फ्लैट है, हाँ जी, वहां पे उनका जो स्टाफ मेंबर आके रहता है, हाँ जी, उनका डायरेक्टर आके रहता है, राइट, उनका मैनेजर आके रहता है, उनके सर्वेंट वगैरह आके रहते हैं, तो they are registered servants or employees or staff of the company. So they are not paying guests. They are not paying anything to the company. ठीक है सर। Mr. Yogesh Sagar, thank you. Next question is by Riddhi Pratankar Sawant. एक आदमी ने फ्लैट भाड़े पे दिया था और समझो 2013 में उसने फ्लैट वो भाड़े पे दिया, 11 महीने का एग्रीमेंट बनाया, उसके बाद में वो उधर गया ही नहीं। 2016 में उसका डेड हो गया सर। और वो जो एग्रीमेंट बनाया था वो हेवी डिपॉजिट लिया था, 2.5 लाख रुपया, और उसको बोला था मेंटेनेंस तुम भरना, बाकी कुछ देने का नहीं। 2.5 लाख रुपया उसने हेवी डिपॉजिट लेके वो ही किया था। तो अभी वो मेंटेनेंस तो वो भाड़ोतरी भर रहा है, मगर अभी वो बाहर नहीं निकल रहा है। वो उसका नॉमिनेशन जिसको किया है वो तो नॉमिनेशन वाला उधर गया, तो वो बोलता है अभी बाहर नहीं निकलेगा, मैं इतना साल से मैं भाड़ा भर रहा हूँ, वो हेवी डिपॉजिट लिया है। तो ये केस में क्या करना पड़ेगा सर? हेमंत जी, कैन आई स्पीक? अफजल साहब, प्लीज गो अहेड। थैंक यू हेमंत जी। जैसे कि हेमंत जी बता रहे थे कि ये एडवर्स पोजेशन की जो बात आती है, क्या होता है कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे टेनेंट्स जो होते हैं वो घर खाली नहीं करते हैं, और अगर वो 12 साल तक अगर उन्होंने घर खाली नहीं किया तो अंडर एडवर्स पोजीशन में वो ये साबित कर लेते कि वी बिकम द लॉफुल ओनर। तो इस चीज को, आपके फ्लैट को बचाने के लिए और आपके फ्लैट को वापस लेने के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्रिएट एन एविडेंस in evidence whereby you can prove in the court of law that आपने इनको नोटिसेस इशू किया, लीगल नोटिसेस इशू किया, आपने BMC बिल्डिंग प्रपोजल, ये बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में आपने उनको मतलब यानी कंप्लेन किया। तो क्या हो जाएगा, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में शो कर सकते हैं कि यू मेड एन एफर्ट by writing to the authorities or sending him a legal notice, then he cannot get the benefit of that adverse possession. तो आप तुरंत 1 दिन से लेके 1 हफ्ते के अंदर आप फ्लैट खाली करवा सकते हैं। ओके, एक तो ये हो गया। सेकेंड चीज, हेमंत जी, इफ यू कैन अलाउ मी टू स्पीक फॉर सम टाइम। हाँ जी। अच्छा, जहां तक लीव एंड लाइसेंस का सवाल है, it is basically an agreement between the licensor and the licensee. The society has got absolutely no role to play. ठीक है, they can only intervene if there is any illegality which is going on in the premises or within the complex. जैसे कि आप बोल सकते हैं कि भाई वो prostitution हो रहा है या ड्रग्स
का इशू हो रहा है, देन डेफिनेटली द सोसाइटी कैन इंटरवीन। अब पिछले कई अपना 15 दिन पहले भी मैं मतलब कई ऐसे इश्यूज सामने आए जहां पे आप देखिए देयर आर फ्लिप साइड। अगर आप देखेंगे टेनेंट के साइड में कि अगर टेनेंट लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वो बेसमेंट पे जाके या टेरेस में जाके शराब भी पीते हैं, ड्रग्स भी कंज्यूम करते हैं और वो दे इंडल्ज इन इलीगल एक्टिविटीज। लड़के लड़कियां हैं वो जाके रेफ्यूज एरिया में भी जाके वो करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अच्छा इसके अलावा अगर उनके पास गाड़ी है तो वो न्यूसेंस भी क्रिएट करते हैं। तो कई ऐसे सोसाइटीज हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया एंड इवन द मेंबर्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ सच एक्टिविटीज। तो अभी क्या हो गया है कि एक साइड में टेनेंट बदतमीजियां करते हैं और दूसरे साइड में फिर मैनेजिंग कमिटी दे फील कि इट इज राइट कि भाई हम इंटरव्यू भी लें और स्क्रीनिंग भी करें। As far as interview is concerned, there is no law which states that they can take an interview of any person. But screening के लिए ऐसे one particular society थी जो उन्होंने कहा कि भाई बाइलॉ में है। तो यहाँ पर मैं हेमंत जी से कहूंगा कि just throw a light on this particular thing. But कैसा हो जाता है अगर हम प्रैक्टिकलिटी में देखें तो जो बैचलर्स हैं, टेनेंट्स हैं, वो भी काफी न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और जिसके वजह से बाकी के मेंबर्स को काफी सफर करना पड़ता है। ठीक है, ये एक एस्पेक्ट हो गया। सेकेंड चीज, जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ ऑल द मेंबर्स, मैं ये कहूंगा कि एज पर द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपका रेंट 50,000 के नीचे है तो टीडीएस नहीं कट होगा। But moment it exceeds 50,000, then it is mandatory as per the income tax rules that TDS has to be deducted. तो ये चीज लोगों को समझने की जरूरत है। हेमंत जी, मैं ये बीच में भी एक केसेस आए थे कि टेनेंट एक तरीके से मतलब यानी इशू क्रिएट करते हैं कि भाई ड्रग्स का है और प्रोस्टिट्यूशन का है, तो उस वजह से मैनेजिंग कमेटी ने डिसाइड किया कि हम स्क्रीनिंग करेंगे। और उसमें क्या हो जाता है कि जो जेन्युइन लैंडलॉर्ड्स हैं और जो जेन्युइन टेनेंट्स हैं उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बट अगर हम स्क्रीनिंग नहीं करें तो भी ये दिक्कत होती है। तो हेमंत जी, कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि एज पर बाय लॉ इज देयर एनी प्रोविजन फॉर स्क्रीनिंग एज वेल और नॉट? अफजल साहब, ऐसा है, आपने टेनेंट के ऊपर बोला कि भाई टेनेंट जाके सिगरेट पीता है या न्यूसेंस करता है। अगर एक 100 फ्लैट की बिल्डिंग है तो उसमें आपको क्या लगता है कि कितने लोग टेनेंसी पे रहते होंगे अप्रोक्सीमेटली? मैं आपको बताऊं, मेरी बिल्डिंग है, देयर आर अबाउट इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 9 बिल्डिंग, 22 स्टोरीज ईच, और यहाँ पे करीबन 40% के करीब टेनेंट्स रहते हैं। मोहम्मद साहब, हाँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने कहा लेटर से 40% लोग वहाँ पे टेनेंट हैं जी, 60% लोग कौन है वहाँ पे? ओनर्स है। ओनर्स है। आपको लगता है कि वो या उनके बच्चे या उनके माँ बाप, भाई बहन ये न्यूसेंस नहीं करते होंगे? They could be few who must be doing that. ठीक है, what I did, I'll tell you. As I do analysis of many things. I'm a strategist, so I do analysis. तो मैंने ये पता लगाया कि टेनेंट्स के ऊपर कितने पुलिस केसेस चल रहे हैं, ये सब चीजों के बारे में जो आपने वर्णन दिया कि भाई उसने ड्रग्स लिया या लड़कीबाजी किया या सिगरेट पिया वगैरह वगैरह। तो ऐसा समझ में आता है कि 100 केसेस में से अगर पुलिस स्टेशन में एक रिकॉर्ड ले लो कि अगर पुलिस को पूछो कि भाई लफड़ेबाजी का केस कितना आया, तो बोलेगा कि 10 आया। अब उसको एक फर्दर क्वेश्चन पूछ लो कि वो 10 में से भाड़ेत्री वाले कौन थे और मकान मालिक कौन थे, वो क्या बोलता है? वो बोलता है भाड़े वाले तो शायद 1 या 2 ही होते हैं। अब 1 या 2 ही होते हैं तो जो न्यूसेंस करने वाले हैं वो हम लोग टेनेंट को क्यों करें? वो तो म्युनिसिपल है, छोटा सा फिगर है उसका। हाँ,
तो सोसाइटी वाले जानबूझ के ये कर रहे हैं, खुद के लोग कर रहे हैं और दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। नहीं, मेरा है पॉइंट, लेकिन ये चीज, हाँ नहीं, मेरा पॉइंट क्या है कि द सोसाइटी हैज स्टार्टेड स्क्रीनिंग द टेनेंट्स, तो वेदर इट इज इन, if you are you competent to screen, that's the point. are you trained to screen, do you know what all questions to ask, या गूगल करके क्वेश्चंस पूछोगे आप जी नहीं, आप मेरा तो कहने का चेहरा मतलब पढ़ोगे। as per the bylaw, is there any provision No, sir. जो इनको स्क्रीनिंग के लिए, by law there is no law except by the police. The police is the only and only authority to ask you questions, and oral questions पुलिस को पूछने का भी अधिकार नहीं है, ठीक है? right, आपको पूछना है और it has to be reduced in writing in the form of a statement. absolutely, और अगर आप पुलिस के अधिकारी के सामने, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारी के सामने अगर आप झूठ बोलते हो तो आईपीसी में भी सजा है और पुलिस एक्ट में भी सजा है उसकी। पर क्या ये सजा देने का अधिकार आपको, यानी कि मैनेजिंग कमेटी को है या नहीं है? आपके साथ में सामने स्टेटमेंट दिया, उसका वैल्यू क्या है? स्क्रीन करने के बाद में क्या आपके पास अधिकार है ये बोलने का, मैंने आपको स्क्रीन कर लिया, मुझे आप पसंद नहीं हो, या आप ये हो या आप वो, चलो आपका टेंडेंसी हम अलाउ नहीं करते, क्या आपके पास ये अधिकार है आपको टेंडेंसी डिसअलाउ? I don't think so. यस, अगर नहीं है तो फिर स्क्रीनिंग किस बात का? दादागिरी, ऑब्वियसली, isn't it? Very true. और अगर पुलिस वाला आता है, अगर पुलिस आता है, मानो आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, जी, अरे भाई वो अनिल भाई ऐसे आके रह रहा है, तो पुलिस का काम है आके आपको पूछना, आपके घर पे, आप डिसेबल्ड हो तो आपके रूम में आके विटनेस के सामने पूछेगा आपको, जी, आप फीमेल हो तो प्रोसीजर करेगा, सनसेट सनराइज वगैरह वगैरह का प्रोसीजर है, फीमेल कांस्टेबल होना जरूरी है वगैरह वगैरह। अगर सीनियर सिटीजन हो तो उसका अलग से प्रोसीजर है, नॉर्मल आदमी हो, एज के हो तो उसका अलग प्रोसीजर है। तो ये जो प्रोसीजर का अधिकार किसको दिया हुआ है? मैनेजिंग कमेटी को दिया हुआ है कि अधिकारियों को दिया हुआ है? जी, अधिकार, हाँ, आप ये बोलोगे कि नहीं वो तो हम डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाके कंप्लेंट करते हैं, क्या उसके पास अधिकार है ये सब स्टेटमेंट वगैरह लेने का या रिकॉर्ड करने का या उस पर जस्टिस देने का या सुनवाई करने का या एफआईआर फाइल करने का? तो है ही किसी के पास नहीं है। तो जब नहीं है तो हम लोग स्क्रीनिंग की बात, इंटरव्यू की बात, ये सब कहाँ से हो सकता है सर जी? वो हर कई सोसाइटी, आपने सही बोला, कई सोसाइटी ऐसा कर रही है आज के दिन पे, बहुत ज्यादा इसीलिए ये वेबिनार इसीलिए किया जाता है जी। अब मुझे तो सब कानून पता है जितना हो सकता है, काफी कुछ कानून मुझे पता है, लेकिन मेरा नॉलेज जो है आज हम वेबिनार के माध्यम से प्रूव कर रहे हैं कि वेबिनार के माध्यम से अब मेरा नॉलेज जो है, मेरे पास छोटा मोटा जो नॉलेज है मैं आपको भी दूं करके, आपको देने से सब लोगों को दूं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और देने से आप मुझे 10 रुपए नहीं देने वाले हो नहीं, एक और, लेकिन आपको नॉलेज मिल जाएगा और शायद ये यूट्यूब के माध्यम से कई लोग इस चीज के बारे में सोच समझ सकेंगे अकॉर्डिंगली। एब्सोल्युटली। एक और बहुत जो आपने बताया कि ड्यूरिंग द वेबिनार कि आपको मालूम है इट इज बिकम सो रैम्पेंट कि आप सोसाइटी में जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फूड, ऑन द बेसिस, यानी दे फ्लैटली रिफ्यूज के भाई हम आपको नहीं दे सकते, दे फ्लैटली रिफ्यूज। अब दुविधा क्या हो जाती है, अगर कोई टेनेंट है तो वो कॉन्टेस्ट नहीं करता, बिकॉज उसके पीछे काफी कारण है। एक तो वो एक्सपेंसेस इनकर नहीं करना चाहता है, वो लीगल वे में जाना नहीं चाहता है, और बहुत सारे दुविधा है जिसको वो सोचता है कि चलो छोड़ो 10 फ्लैट हैं वहां पे मिल जाएंगे। मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी टेनेंट को रिफ्यूज किया जाता है तो आई थिंक सो ही शुड कॉन्टेस्ट दैट रिफ्यूजल। तो उस टेनेंट को कॉन्टेस्ट मत करने दो ना, आप कॉन्टेस्ट कर लो, एनजीओ कॉन्टेस्ट कर ले, कोई भी कॉन्टेस्ट कर सकता है, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है ये। आप किसी को बोलते हो कि भाई जात पात के नाम पे हम आपको देंगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। और क्रिमिनल ऑफेंस का कंप्लेंट अफेक्टेड पार्टी करे ऐसा कानून में अभी तक प्रोविजन नहीं, कोई भी कर सकता है। देयर आर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आल्सो ऑन द सेम थिंग। अब पुलिस, आप बोलते हो कि टेनेंट ने मेरा साथ नहीं देगा, आपको पता चला है, आपके पास एविडेंस हो या नहीं हो, आप पुलिस में कंप्लेंट कर दो, एफआईआर फाइल करो, पुलिस को स्टेटमेंट लेने दो आके,
अफजल साहब मुझे ये बताइए कि मेरे घर में पुलिस आती है, मुझसे पूछती है कि अनिल भाई आपने ये काम किया या नहीं किया, आपका स्टेटमेंट लेना है मुझे, तो मेरा स्टेटमेंट लिया जाता है। अब उस समय मेरे मन की परिस्थिति क्या होती है उस समय, मतलब आज समझो 5 तारीख है, 6 तारीख को अगले साल मेरे मन की परिस्थिति क्या रहेगी? क्या मैं दोबारा वो बेवकूफी, गलती, नालायकी, फालतूपना करूंगा या नहीं करूंगा मैं? तो कहीं ना कहीं शुरुआत करना, इसीलिए तो एनजीओ और वगैरह वगैरह का रोल आता है इसके अंदर, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर्स का रोल आता है। हमें पता है ना, सभी लोग को पता है कि 100 लोगों में से सिर्फ एक ही की हिम्मत होती है आगे बढ़ के करने की, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है, पैसा नहीं है, काफी बंदिशें हैं उसके अंदर। हाँ नहीं, तो मैं तो मतलब यानी लोगों को ये कहूंगा कि दे शुड कॉन्टेस्ट सच थिंग्स, क्योंकि जब 2-4 केसेस ऐसे सामने लाइमलाइट में आएंगे तो मतलब सोसाइटी की भी और जो ओनर की उनकी भी Let us start ourselves, sir. You are a social activist, you are an NGO, you are a trust, you are this, you are that. आप अपने लेटर हेड में, मैं आप सभी फ्रेंड्स को यही बोलूंगा कि आप, जरूरी नहीं है कि आपको एनजीओ हो तो ही आप लेटर लिख सकते हो पुलिस को। आप पुलिस को लिख दो कि सर इस जगह पे ऐसा ऐसा गुनाह का संभावना हुआ है, आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप उसको इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है, आप वो भेज दो, एक लोकल पुलिस स्टेशन को भेज दो और एक ज्वाइंट कमिश्नर को भेज दो क्राइम को। और अगर ज्यादा इंटरप्राइजिंग बनना है, जो कि कई एनजीओ बनते हैं, आप होम मिनिस्टर को भेज दो, स्टेट होम मिनिस्टर को भेज दो। और कुछ ज्यादा ही और इंटरप्राइजिंग बनना है तो आप अगर मानो ऑफेंस अगर एट्रोसिटी में आता है तो उस डिपार्टमेंट में भेज दो। अगर लेडीज सोशल इसमें वुमेन्स का आता है तो वुमेन्स विंग में भेज दो। कहीं ना कहीं से तो कार्यवाही शुरू होगी। कहने का मतलब ये है कि एक बार कार्यवाही तो शुरू करो, उसके बाद में चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन होती है। इट इज ऑन द नेट कि यूथ में you are, if you accept a fault and if you do not repeat it, if you do not report it or do not do the remedial measures, then you are a part of that fault, है ना? जिसको हिंदी में कहते हैं ना कि गुनाह करने वाला तो गुनाहगार है ही है, गुनाहगार सहन करना वाला भी गुनहगार है, शायद बोलते बड़ा गुनहगार है। Anyway, thank you, Mohammed sir, for joining. We will continue with our questions. Yeah, please. Next question is by Mr. Samit Kondalgaonkar. Hello. Yeah, hi sir. Good evening. Hello. Yeah, बोलिए सर। सर एक पूछना था कि हमारे यहाँ पे एक टेनेंट है who is a member himself. जी सर, मैंने ये बताया आपको कि हमारा सोसाइटी जो है वो रीडेवलपमेंट में गया हुआ है और अभी तक हमारे 179 मेंबर्स में से 135 मेंबर्स को रिहैबिलिटेशन मिल गया है और बाकी के जो 44 मेंबर्स है उनको अभी तक घर मिला नहीं है। तो उसमें से एक मेंबर जो है वो हमारे दूसरे 135 मेंबर्स में से एक मेंबर के फ्लैट में रह रहे हैं, ऐसा है। तो ही इज लिविंग एज अ टेनेंट है और ये मेंबर जो है ये मतलब ना बेवजह कमिटी को बहुत परेशान कर रहे हैं। मतलब फायर ब्रिगेड में जाके कंप्लेंट कर रहे हैं कि सोसाइटी के पास ओसी नहीं है, सोसाइटी के पास लिफ्ट के लाइसेंस नहीं है, जबकि हम सोसाइटी के पास सब कुछ है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो मैनेजिंग कमेटी का प्रोडक्टिव टाइम है ना वो काफी वेस्ट हो रहा है। तो आई डोंट नो हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। ही इज क्वाइट सीनियर, तो हम उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, बट द वे ही इज हरासिंग द मैनेजिंग कमेटी, तो हमें आपसे कुछ गाइडलाइंस चाहिए थी कि हाउ डू वी हैंडल दिस सिचुएशन। जो किसी को भी किसी के बारे में भी कंप्लेंट करने का अधिकार है डेमोक्रेसी में। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे बारे में कंप्लेंट मत करो या करो। कंप्लेंट करने का, इन्वेस्टिगेट करने का, उसको वेरीफाई करने का काम अधिकारियों का है, जो भी अधिकारी होगा। अभी अगर आप इनकम टैक्स में करते हो तो इनकम टैक्स अधिकारी वेरीफाई करेगा, अगर आप पुलिस में करते हो तो पुलिस वेरीफाई करेगा कि सच्चा है या झूठा है। मानो पुलिस ने वेरीफाई किया या फायर ब्रिगेड ने वेरीफाई किया और बोला कि भाई आपने बोला कि मेरे पास फायर एनओसी नहीं है, फायर वाला आता है, एनओसी आया, फायर वाले ने रिपोर्ट फाइल कर दिया, बिल्डिंग में एनओसी है करके।
अब आप वो मेंबर बोलता है झूठा कंप्लेंट किया, तो आप उसके ऊपर देयर इज अ सेक्शन फॉर फाइलिंग फ्रिवोलस कंप्लेंट्स। तो आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसके खिलाफ आप प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दो। सेक्शंस भी लगेंगे, इंटिमिडेशन का सेक्शन लगेगा, न्यूसेंस का सेक्शन लग जाएगा, हैरासमेंट का लग जाएगा, फ्रिवोलस प्रोसिक्यूशन, फ्रिवोलस झूठा कंप्लेंट का सेक्शन लग जाएगा। प्रॉपर एडवोकेट होगा आपका जो वो ये सब सारी चीजें कर सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। अगला प्रश्न है दिनकर खैरे। दिनकर खैरे। सबमिट अगेन। सर एक क्वेश्चन और एक था मेरा, एक क्वेरी थी, मतलब ये जो टेनेंट की अभी मैंने बात किया, हु इज अ मेंबर एज वेल, वो 2014 से रह रहे टेनेंट करके दूसरे मेंबर के घर पे। तो हमें ये जानना है कि उनके पास है ना रेंट एग्रीमेंट अभी तक उन्होंने सबमिट किया हुआ नहीं है। तो इस सिलसिले में कैन वी आस्क हिम टू सबमिट द रेंट एग्रीमेंट, बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी उनको काफी सारे रिमाइंडर्स भेजे हैं, बट ही हैज स्टिल नॉट सबमिटेड द एग्रीमेंट। आप पुलिस स्टेशन में फाइल कर दो कंप्लेंट कि अनवेरिफाइड टेनेंट रह रहे हैं आपकी सोसाइटी में। नहीं, बट अनवेरिफाइड नहीं बोल सकते सर, क्योंकि ही इज अ मेंबर ना, तो हम जानते हैं बोनाफाइड मेंबर है, ही इज अ बोनाफाइड मेंबर। You are confusing two things, Mr. Samit. A tenant cannot be your member, okay, and your member cannot be tenant. So you need to first get this fact right कि क्या वो फ्लैट ओनर है। अगर वो फ्लैट ओनर है तो वो मेंबर है, और अगर फ्लैट ओनर नहीं है और फिर भी वहां पे रह रहा है तो या तो वो टेनेंट है, वेरीफाइड टेनेंट है, या तो नॉन वेरीफाइड टेनेंट है। अगर नॉन वेरीफाइड टेनेंट है तो पुलिस स्टेशन में आप FIR फाइल करो, लेट देम डू द नीडफुल। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कुछ भी करने। ठीक है सर, ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। ओके, मिस्टर दिनकर। हाल सर, ये टेनेंट का जो है ना, हमारे पास एक इश्यू, जैसे कि कोई टेनेंट अगर जो बिल जो है, सपोज हम मिस्टर एक्स हमारा मेंबर है, उसने टेनेंट रखा है और जो टेनेंट बी रखा है, तो हम लोग जो मेंटेनेंस बिल है वो टेनेंट बी के नाम पे दे सकते हैं क्या सोसाइटी, या ए के नाम पे देना पड़ेगा? सोसाइटी बिल देगी तो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के नाम पे देगी जिसका नाम आपके आय रजिस्टर में मौजूद है। आय रजिस्टर में मौजूद होने का मतलब है वो आपका बोनाफाइड मेंबर है। अच्छा। अगर बोनाफाइड मेंबर के अलावा और किसी भी नाम पे आपने बिल दिया तो वो सोसाइटी को आप डिस्प्यूट में डालने का तैयारी कर रहे हो और लीगल खर्चा करवाने का तैयारी करवा रहे हो। ठीक है सर, लेकिन उसमें ऐसा है सर, हमारे यहाँ एक ऐसा केस है कि जो मेंबर है उसने 5 साल से पैसे भरे नहीं है और वो कांटेक्ट में भी नहीं आ रहा है सर, तो क्या उसका बिल उसी के नाम पे भरते हुए केस उसी के नाम पे करना है, या जो टेनेंट है उससे हम लोग वसूल कर सकते हैं? कुछ आइडिया? टेनेंट आपको पैसा दे रहा है, सोसाइटी के खाते में लो, मेंबर के नाम पे जमा करो और बात खत्म करो। आप ये कहोगे कि मैं टेनेंट के नाम पे पावती दूंगा, रिसिप्ट दे दूंगा, डॉक्यूमेंट दे दूंगा, जस्ट बिकॉज वो आदमी ट्रेसेबल नहीं है, तो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी इज लुकिंग फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑन इट्स ओन। सो दैट मीन्स वी कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट टेनेंट, उससे प्यार से ही पैसे लेने पड़ेंगे। इज इट राइट सर? Yeah, contact a local advocate, he will guide you, sir ji. Okay sir, thank you. Aarti Agarwal, can we come back to you? Yeah, हेमंत जी, देखिए, विदाउट ब्रोकर्स फ्लैट को रेंट पे नहीं चढ़ाया जाता है, एंड ब्रोकर ही सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं, वेदर इट इज विद द कमिटी या बोथ द पार्टीज एंड ऑल। तो मुझे ये समझना था आपसे कि ब्रोकर की क्या लायबिलिटी रहती है सारे प्रोसीजर में जब वो टेनेंट को रखवाते हैं? Well, there are two questions of yours. One, आपने कहा कि ब्रोकर के बगैर फ्लैट भाड़े पे नहीं जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। दो आपस में व्यक्ति भी मिल जाते हैं, दो फ्रेंड्स है, दो रिलेटिव्स है, वगैरह वगैरह, वो भी लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट रजिस्टर कर सकते हैं और वो भी टेनेंसी पे रख सकते हैं। ब्रोकर एक थर्ड पार्टी है, उससे सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है। सोसाइटी इज कंसर्न ओनली एंड ओनली विद द लैंडलॉर्ड, दैट इज द फ्लैट ओनर, एंड विद द टेनेंट, दैट इज द नॉमिनल मेंबर। ब्रोकर का कोई भी लायबिलिटी नहीं है कहीं पर भी।
हेमंत जी, कैन आई कम इन? यस, गो अहेड। हेमंत, आरती जी, देखिए कैसा है कि एग्रीमेंट जो लीव एंड लाइसेंस का होता है वो ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, ठीक है। बिसाइड्स द ब्रोकर देर आर सर्टेन एजेंट्स जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं, लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट का ऑफलाइन भी वो करते हैं और ऑनलाइन भी वो करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन भी वो करते हैं बाय चार्जिंग यू अ नॉमिनल फी। और ये सारे चीज, ये इस किस्म के जो लोग हैं, अगर आप किसी स्टेट एजेंट को पूछेंगे तो हर एरिया में ऐसे लोग मौजूद हैं। तो एक्चुअली यू डोंट रिक्वायर कि अभी जैसा कैसा है कि नो ब्रोकर जो है, अगर उनके तरफ से भी अगर टेनेंट आता है और अगर आप उनसे एग्रीमेंट नहीं करते हो तो यू कैन गेट द एग्रीमेंट रजिस्टर्ड ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन थ्रू दीज स्मॉल एजेंट्स जो बहुत ही नॉमिनल चार्ज करते हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई आपको ब्रोकर को ही देना है एक्चुअली। लेकिन अकबर जी, हेमंत जी, मुझे अपने एसोसिएट के बारे में जानती हूँ, बहुत बड़ी सोसाइटी है, उनके ऑफिशियली रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है, उन्हीं के थ्रू दे आर अलाउड टू डील विद द फ्लैट। तो इसलिए मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा था आप लोगों से। यानी आप कहना चाह रही है कि वो सोसाइटी का मतलब इन्हें मुकर्रर किया गया वो एजेंट है, सिर्फ उसी से ही करवाना पड़ेगा। So then in that situation, what? Because my friend faced the problem and she had to pay almost 1 lakh rupees for it extra. Oh. No, it is not mandatory. It is not mandatory. You can. There is no concept of broker being registered in the society, and the society, there is no provision only for all these things. Society में broker को impanel करने का कोई provision नहीं है। Anyway, let us take the next question. Next question is by Swapna Raut. सर, मुझे पूछना है कि ये बैचलर टेनेंट में एजीएम जो रिजोल्यूशन पास करते हैं कई सोसाइटियों में, क्या वो वैलिड होता है? आप ये कहना चाह रहे हो कि एजीएम में ये पास हुआ कि बैचलर टेनेंट नहीं रखेंगे या अलाउ नहीं करेंगे? हाँ। ये 3 कानून के विरुद्ध में है। एक तो इंडियन पेनल कोड के विरुद्ध में है, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के विरुद्ध में है, हाँ, और एक सिविल प्रोसीजर कोड के विरुद्ध में है। बैचलर टेनेंट को गैर कानूनी बोलना कि नहीं आपको नहीं रखेंगे, वो रिस्ट्रिक्ट करना वगैरह के काम में आता है। मैंने ये पॉइंट लेक्चर में कवर कर लिया है ऑलरेडी, बट जनरल बॉडी के पास में ये अधिकार नहीं है ये बोलने का कि हम बैचलर टेनेंट को नहीं रखेंगे। आप ऐसा सोचिए ना कि आपका फ्लैट ओनर ही बैचलर है, 30 बरस का लड़का है, उसने फ्लैट खरीद लिया, वो बैचलर है। अब आप उसको क्या बोलने वाले हो? भगाओगे उसको वहां से? कानून पास करोगे कि नहीं बैचलर फ्लैट ओनर खरीद लिया, हका लो उसको, नहीं मांगता है, बोल नहीं सकते ना। तो खाली टेनेंट को क्यों टारगेट करना है? ये तो क्या है कि कुछ सोसाइटी में जबरदस्ती एक देखा देखी में, इसको बोलते हैं भेड़ चाल में मुहिम चलाई है और टेनेंट के ऊपर इल्जाम लगाने का कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई कोर्टों में ये केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, और जिन जिन कोर्ट में क्रिमिनल केस चलते हैं वो सोसाइटी में ये जो फंडा आपने बताया वो बंद हो जाता है अपना जादू से। और कोई प्रश्न मैम? अगर ऐसे होता है कि हम लोग बैचलर किसी एक टेनेंट के नाम पे रजिस्टर होता है, उस टाइम में जब वो टेनेंट आता है तो वो अकेला रहता है और कई दिनों के बाद वो अपने मन मर्जी से वो बोलता है मुझे रेंट भरने को नहीं होता है, तो वो 2-3 जनों को लेके आता है। क्या इसके लिए सोसाइटी कुछ एक्शन ले सकती है? मानो अनिल शर्मा के नाम पे लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट रजिस्टर हुआ। अनिल शर्मा बोलता है अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भाड़ा नहीं भर सकता हूँ, इसके लिए मैं राकेश को और सुनील को भी लेके आता हूँ। अब राकेश और सुनील उस फ्लैट पे रहेगा, मतलब किसके फ्लैट पे रहेगा? तो टेनेंट के फ्लैट पे रहेगा। टेनेंट का खुद का तो फ्लैट नहीं है। और कोई भी किसी मालकाना जमीन पे फ्लैट पे जाके रहेगा तो वो ट्रेसपासिंग कहा जाता है, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, और वो अनवेरिफाइड टेनेंट होगा। तो ऐसे सूरत में सोसाइटी को बगैर कुछ करे हुए पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना है। ओके।
कि ये फ्लैट भाड़े पे इसको दिया हुआ है, इसमें 2 और व्यक्ति आके रह रहे हैं जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, जिसका लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं है। आओ इन्वेस्टिगेट करो, पंचनामा लो, प्रोसिक्यूशन फाइल करो। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल चीज। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए ना। ओके सर, थैंक यू। अगला प्रश्न है राकेश मल्होत्रा का। Thank you, sir. And, thank you, sir, and happy Diwali once again, sir. सर 2 क्वेश्चंस थे मेरे। एक क्वेश्चन था, जैसे बोला आपने कि कोई भी चेंजेस करवाना है, पेनल्टी लगाना है बाय शिफ्टिंग करते समय, तो अमेंड करना है अपने बायलॉज में। तो ये बायलॉज में अमेंड करते समय ये जो रूल्स कौन से मीटिंग्स में लेना जरूरी होगा, एजीएम में या जनरल बॉडी या कोई भी उस टाइम मीटिंग में ले सकते हैं? ये अमेंड मेरे लेक्चर के दौरान मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है ऑलरेडी कि बायलॉ का अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ एजीएम में हो सकता है, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में या और कोई भी मीटिंग में नहीं हो सकता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है सर? सर सेकंड क्वेश्चन है, हम लोग के एजीएम में ऐसा हुआ था कि कमेटी ने बोला कि अपन नॉमिनल मेंबर का फॉर्म भर के लेना है, अभी स्ट्रिक्टली लेना है। तो उसमें से एक मेंबर ने बोला सर अभी ये नॉमिनल मेंबर का 154B से निकाला गया है, तो ये आप फॉर्म मत लेना है तो आप नॉर्मल हेडिंग लिख देना कि इंफॉर्मेशन ऑफ टेनेंट, ऐसा लिख देना। पर सोसाइटी का मालूम नहीं क्या हुआ, कमेटी ने बोला नहीं हाँ एक काम करेंगे, तो आप बोल रहे हो सच है, हम वहां पे लिखेंगे पर कि नॉमिनल मेंबर फॉर्म करके वहां पे, और 100 रुपीज नहीं लेंगे। पर वो बोला सर ये गलत होगा कि निकाला गया है तभी भी आप वहां पे लिखेंगे नॉमिनल मेंबर फॉर्म। आप सही बोल रहे कि 100 रुपीज नहीं लेंगे, पर आप वहां पे लिख रहे हो नॉमिनल मेंबर फॉर्म करके। तो उसके बाद उन्होंने 2 महीने के बाद सोसाइटी के पास कंप्लेन किया कि मेरा जो टेनेंट है नहीं आ रहा है मेरे जगह पे अभी, क्यों? तो उनको ऑब्जेक्शन है, नॉमिनल नंबर फॉर्म भर के नहीं दूंगा, तो इसका भी हर्जामा कौन देगा, ऐसा उन लोग बोल रहे हैं कमेटी को। ठीक है सर, मेरे पास इसका जवाब तो नहीं है, क्योंकि बायलॉज में तो नॉमिनल मेंबर का फॉर्म का प्रोविजन है ऑलरेडी, और एक्ट में इसे हटा दिया होगा अगर, तो बायलॉज तो आपको फॉलो करना है कि और कोई फॉलो करेगा? आपकी खुद की सोसाइटी का बायलॉ आपको तो फॉलो करना ही करना है, तो वो बायलॉ आप चेक कर लीजिए। जैसे उन्होंने बोला है कि 154 से निकाला गया है, तो बायलॉज के ओवरराइड हो जाता है ये 154 जो एक्ट है करके, तो उसके लिए सोसाइटी भी रेडी हुई है, पर सोसाइटी ये नहीं मान रही कि मैं फॉर्म से निकालूंगे हम लोग वहां से नॉमिनल मेंबर का। ठीक है, आप अपने रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार से बात करिए, वो आपको ज्यादा गाइड कर पाएंगे इस चीज के बारे में। थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। मिस्टर जोशी गोविंद। या हाय सर। सर रिसेंटली अब हमारे यहाँ पे एक नई मैनेजिंग कमेटी फॉर्म हुई है, and we found like the previous managing committee never charged for the non occupancy charges. So ये जो non occupancy charges है, can we ask the rented out owners to pay the non occupancy charges, or is it like we have to tell the previous managing committee to provide us whatever non occupancy charges they haven't taken from the I have already covered this point in my lecture, but for repetition, अगर मैनेजिंग कमेटी ने गलती किया है तो वो चार्जेस जो है अब आप मेंबर से नहीं ले पाओगे, अब वो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स के अपने खुद के जेब से देना होगा, क्योंकि वो उसका ओमिशन, वो उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय श्रीकांत निकम। मिस्टर श्रीकांत निकम। सोसाइटी 100% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस के लिए दबाव डाल रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? आपका क्वेश्चन आधा रह गया, फिर से बोलिए सर जी। सोसाइटी नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस के लिए 100% मांग कर रही है, तो ऐसे स्थिति में ओनर ने क्या करना चाहिए? नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने फिक्स किया है 10%,
जी बराबर सर्विस और मेंटेनेंस चार्जेस का, तो उसके ऊपर आप 1 रुपए भी नहीं ले पाओगे। तो उसका एक उपाय ऐसा है कि आप अपने रजिस्ट्रार को कंप्लेन करिए कि सोसाइटी ऐसे सब कर रही है, इनको डायरेक्शन दिया जाए कि मुझसे ज्यादा ले लिया हुआ, ये लेने का डिमांड कर रही है, इनको ऑर्डर निकाला जाए। और दूसरा, आप कंज्यूमर कोर्ट में आप मैटर फाइल कर दो, कंज्यूमर कोर्ट में भी मैटर फाइल कर सकते हैं। थैंक यू। अगला प्रश्न है दिलीप राव। हाँ हेमंत जी नमस्ते। हाँ, बोलिए। मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ तो मैं क्या बोलता हूँ थोड़ा हेमंत जी, आपने अभी लेक्चर में मैंने आपका सुना कई कोई बिल्डर जोड़ी फ्लैट बेचते हैं, बराबर है? तो हमारे सोसाइटी में ऐसे ही ये जोड़ी फ्लैट बेचे हैं। इसका मतलब क्या है? एक 1 BHK 2 BHK क्लब करके उसको बेचा है। एग्रीमेंट 2 है लेकिन उनका एंट्री एक ही है, बराबर है? एग्रीमेंट 2 होने की वजह से उनको हम लोग 2 अलग अलग मेंटेनेंस चार्ज इशू कर रहे हैं उनको। तो अभी प्रॉब्लम किधर आ रहा है? कॉमन मेंटेनेंस चार्जेस, क्योंकि कॉमन मेंटेनेंस चार्जेस बोल रहा है कॉमन टू ऑल यूनिट्स। तो इनका यूनिट 2 है, भले उन लोग का कपल एक ही है, तो इनको 2 कर रहे हैं यूनिट हम लोग चार्ज कर रहे हो, बराबर है क्या? और दूसरा फिर 2 या ये कॉमन मेंटेनेंस चार्जेस 2 बिल में जाएंगे। अगर वही भाड़े पे दिया तो फिर उसको नॉन एनओसी भी 2 जाएगा, मतलब टेनेंट तो एक ही रहेगा उधर। इसके बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन दिएगा तो अच्छा रहेगा। जोड़ी फ्लैट का मतलब है बिल्डर कुछ भी एडजस्ट कर सकता है, लेकिन आपको सैंक्शन प्लान चेकआउट करना है। सैंक्शन प्लान में क्या लिखा हुआ है? 101 लिखा हुआ है दोनों का, 101 या 102 लिखा हुआ? दो अलग आप पूरा बोल के कर लीजिए, फिर बात करते हैं। नहीं सर, हो गया मेरा, मैं बात सुनता हूँ आपका। सोसाइटी का कानून कायदा वगैरह जो है उसका कोई मायने नहीं है इस मामले में। आपका बीएमसी का सैंक्शन प्लान पिकअप करिए, उसमें देखिए कि फ्लैट कितना दिया हुआ है। अगर उसके अंदर 2 फ्लैट दिया हुआ है, भले एक ही एंट्रेंस हो या कुछ भी हो, तो आपको ये समझना है कि बिल्डर ने बदमाशी किया हुआ है, उसके अंदर इलीगल एमलगेमेशन किया हुआ है। और सोसाइटी के रिकॉर्ड में 101 और 102 को 2 शेयर सर्टिफिकेट जाएगा, 2 मेंटेनेंस बिल जाएगा। ओके जो भी कुछ है सब कुछ 2-2 होगा, उसमें एक कुछ भी नहीं होगा। अगर मेंबर बोलता है कि नहीं मुझे बिल्डर ने करके दिया हुआ है, तो वो बिल्डर का फॉल्ट है, उससे सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं। आपको बीएमसी का प्लान्स देखिए और प्रॉपर्टी टैक्स का बिल देखिए। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय क्लाउड वेगस। क्लाउड वेगस वाज करेक्ट सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरे एक्चुअली 3 क्वेश्चन है। सो इफ समवन हैज केप्ट पेइंग गेस्ट इन देयर हाउस, ओके, तो उसका जो आपने कहा कि उसका भी इंटीमेशन सोसाइटी को देना चाहिए, वो ओनर ने। ओनर इज आल्सो स्टेइंग इन द सेम हाउस। तो इस केस में व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन और व्हाट इज द डॉक्यूमेंट दैट द ओनर वुड नीड टू सबमिट टू द कमिटी और सोसाइटी? So in your flat 101, who all can stay is defined in bylaw number 326. That is who? Husband, wife, father, son, daughter, वगैरह वगैरह। It is defined है, कुछ 8-10 कैटेगरी दिया हुआ है उसके अंदर। That includes your पोता पोती also, grandson, grandchildren also. इसके अलावा आपके फ्लैट में और कोई भी रह रहा है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, then those are called as unverified tenants, or let us say verified tenant even. So if it is a verified tenant, then criteria of registered live-in license, Form 1127, 100 rupiah police verification report becomes mandatory. And if it is unverified, and the 10% on occupancy charges also. And if it is unverified, then report to the police station कि भाई मेरे सोसाइटी बिल्डिंग में ये अनवेरिफाइड लोग आके रह रहे हैं। तो थिंग्स विल बी सेट राइट बाय डिफॉल्ट, आई सपोज सो। ऑलराइट सर, सेकंड क्वेश्चन इज अभी ये एयरबीएनबी का जो ट्रेंड चल रहा है, सो देयर आर सम पीपल हु गिव देयर फ्लैट ऑन एयरबीएनबी, समटाइम्स दे आर स्टेइंग देयर, समटाइम्स they move out and make way for these guests to come and stay for maybe a week या 2 दिन 1 दिन। तो इस केस में सोसाइटी को लीगली हम क्या कर सकते हैं? लाइक व्हाट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज एयरबीएनबी इज अ फॉरेन कंपनी, तो it's a commercial activity, but this guy is also staying there for the rest of the year, the owner. तो बीच बीच में एयरबीएनबी what has happened that
the government has permitted this particular thing by the DTTC department also. The flat owner who does this particular business has to register before this agency, has to obtain police clarification, police clearance also at that time during registration. Based on which thing this particular activities of foreigners or Indians coming to stay for random visits is permitted, and the society has got no role on this one. So when the agency asks you that, I mean, when you go to this agency, this department, I think it is called DTDC, if I remember it correctly. So if it is that way, they have particular forms, formalities, fill it up, take NOC of society at that time, take police clearance at that time. There are other forms to be filled in as far as concerned is that RBI ka thing and other thing also, because many times they will pay you as per dollar, what all permissions have to be taken. So there are various formalities. If all these formalities are complied with, then society has got no legal jurisdiction to stop all these activities because these are permitted by law itself. Hemantji, you have to take the license under bread and breakfast from the MTDC, Government of Maharashtra. Yes. But So the will owner society can- give NOC for that? Yes, it is a complete process. उसमें पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपको आपके फ्लैट का अप्रूव प्लान देना पड़ेगा, आपको फोटोग्राफ सबमिट करने पड़ेंगे. You will have to go through all the formalities, and under bread and breakfast, the license will be issued for 3 years, and subsequently you have to, it does not has to be renewed. You have to reapply every 3 years. Okay. Mr. Vegas, any other question? सर एक लास्ट वाला है, आपने थोड़ा सा इसको कवर कर ही लिया है. आप प्रीवियस आई एम द सेक्रेटरी इन आवर बिल्डिंग. द प्रीवियस कमिटी यूज्ड टू चार्ज 3,000 रुपीज फॉर लिव इन लाइसेंस. सो एवरी टाइम द डॉक्यूमेंट वाज सबमिटेड, ये लोग 3,000 ओनर से मांगते थे. वो इधर ओनर या टेनेंट भरता था. नाउ व्हेन वी केम वी सेड दिस इज इलीगल, हमने इसको बंद कर दिया था. बट नाउ लाइक इट्स बीन 2 years, it's we have stopped this process. But now can some owner come and say कि मैंने तो 2012 या 2014 में 3,000 भरे थे, मुझे वापस चाहिए, that was illegal. तो क्या ये क्लेम हो सकता है? Yes, this was an extortion which you did at that time, and it can be easily and safely be classified as an IPC offense. And if he has got document, unless and until he has given it voluntarily as a donation or whatever it may be. So that is something different. But if he puts an allegations, starts an investigation, files a private criminal complaint, all these things can come out without any problems. So if your society is a prudent society, take out your balance sheets, take out your statement of accounts and credit it back to that particular person. What was the reason for taking 3,000 from anybody? Your business, it is not your business to take 3,000 or 5,000 or even 3 rupees for any purposes except for the amounts that are classified in the service and maintenance charges. और आपका कोई अधिकार बनता भी नहीं है कुछ भी. आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारे जनरल बॉडी में पास किया हुआ है, और जनरल बॉडी को साइड में रख दो, बायलॉ चेकआउट करो आपका. तो ये पैसे सर वापस कौन देगा? सोसाइटी वापस करेगी इसको या दोस्त कमिटी में? ऑब्वियसली आपने अगर कैश में लेके हजम कर गए हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने कैश या चेक लेके सोसाइटी के खाते में दिखाया हुआ है तो आप उसको 3,000 प्लस उसको इंटरेस्ट वापस कर दो. Have it passed up in an AGM, but have it passed up in an AGM because कोई भी पैसा अंदर आता है तो भी जनरल बॉडी का परमिशन लेना है, और कोई भी पैसा बाहर भेजना है, बाहर देना है तो भी जनरल बॉडी का परमिशन लेना है. नहीं सर, पहले की कमिटी में ऐसा कोई रूल नहीं था, वो लोग खुद का ही चलाते थे. So yeah, I don't think there is any resolution of that sort. But for you, and off the side solution is to keep quiet and forget the issue. Okay sir, thank you so much. Mr. Hitesh Ratadia. हेलो सर, क्या हमारे सोसाइटी में एक फ्लैट जॉइंट ओनर पे
फर्स्ट मदर पे सेकंड सन के नाम पे, मदर एक्सपायर होके 5 साल हो गया, तो अभी क्या सर वो एलएल पे दे सकता है? भाड़े पे देने के लिए जितने भी जॉइंट फ्लैट ओनर्स हैं, हाँ, सभी को लीगल लाइसेंस एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ता है। अगर मानो फ्लैट के 4 ओनर हैं, तो सिर्फ पहला ओनर, क्योंकि पहला ओनर का कानूनी तौर पे ये माना जाता है कि उसका 25 रुपए उसका हिस्सा है, दूसरे ओनर का दूसरा 25 रुपया, एंसो। और अगर बिगर कंसेंट के आप लीगल लाइसेंस पे दे देते हो, तो तीसरा ओनर या चौथा ओनर या दूसरा ओनर कभी भी क्लेम कर सकता है कि ये फ्लैट मेरा है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, आप इसको भाड़े पे नहीं चढ़ा सकते थे। लेकिन अभी फर्स्ट ओनर तो एक्सपायर हो गया है 5 साल पहले, तो अभी सेकंड ओनर दे सकता है कि उसको पहले अपने नाम पे चढ़ाना पड़ेगा फ्लैट, फिर दे सकता है? अपने नाम पे चढ़ाना पड़ेगा। देखो, हो सकता है कि फर्स्ट ओनर ने अपना हिस्सा किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेट कर दिया हो, या विल कर दिया हो, या दे दिया हो, तो उसका मालकाना हक तो उधर चला गया ना, दूसरे के पास तो नहीं रह गया। और दूसरे के पास में नहीं रह गया तो वो तीसरे की प्रॉपर्टी कैसे भाड़े पे उठा देगा? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कैन आई? या प्लीज गो अहेड शशि। अफजल सर, अभी मेरी एक क्वेश्चन है आपसे, जो आपने अभी कहा एयरबीएनबी के लिए आपने जो कहा था, मेरा जो रेसिडेंशियल टावर है इट्स 20 स्टोरी बिल्डिंग, सो इट्स ए फुल्ली रेसिडेंशियल बिल्डिंग, so can I give my flat or for Airbnb, or can I use it for that purpose? Yeah, you can, but through the proper channel. You have to apply to the MTDC under bread and breakfast, और वो बाकायदा पूरा उसका मतलब यानी एनओसी इशू करेगी, पुलिस एनओसी इशू करेगी, और बीएमसी से आपका अप्रूव प्लान देखा जाएगा, आपके फ्लैट के फोटोग्राफ्स देखे जाएंगे, वो सब सबमिट करना पड़ेगा। एंड फॉर ऑल दिस यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अ लॉयर। Yeah, but my question is, will my society give me the permission for this before doing all this process? Do I have to take a NOC from my society before starting? I don't think so, because आप जब पुलिस को अप्रोच करते हैं तो वो तो एनओसी देती है ना, and once the police gives you an NOC, I don't think so सोसाइटी में कोई इशू आना चाहिए। Society, can it make any rules saying that we can't give it to Airbnb or any such thing? Only we can give a lease. देखिए, you are the bona fide owner of the flat. Yes. और being a bona fide owner of the flat, आप फ्लैट में क्या करते हो वो मतलब इन्हें सोसाइटी का कंसर्न नहीं है। इट इज ओनली इफ देयर इज एनी इलीगल एक्टिविटी है, एनीथिंग दैट इज न्यूसेंस हो या मिसयूज हो, ओनली अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस द सोसाइटी कैन रेज ऑब्जेक्शन। बट बाय एंड लार्ज जब आप ये लाइसेंस ले लेंगी एमटीडीसी से, तो there shouldn't be any issue. So society on its own can't amend any rule, make their own rule saying that we can't allow this, right? देखिए, जनरल बॉडी में ये जरूरी है, सी we say that the general body is supreme, okay, but being a supreme body, they cannot take any illegal, they cannot go by any illegal resolutions. Okay. So that can be contested. Mr. Mohammed Afzal, let me add to this thing. जी. ओके, शशि मैडम, ऐसा है कि आपके पास में 2 फ्लैट है, मानो 101 और 102, और आप ये सोचते हो कि मैं 101 फ्लैट को बीएनबी प्रोसेस के लिए कर देती हूँ। Yes. अभी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में ये बीएनबी किस चीज के लिए दिया हुआ है। इट इज इनवाइटिंग टूरिस्ट not to come and stay with you as a tenant. Okay, the concept is tourism. Yes. To come and stay with you, understand your food habits, culture, and etc. That is the criteria of this BNB. It is not that you are going to give your entire flat away for this BNB purposes. This tourism department does not have provision for that particular purpose. Now, second point is, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये जो स्कीम निकाला है, ये अप्रूवल है ऑफ द लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर के कानून के विरुद्ध में जाकर सोसाइटी अपना कानून नहीं बना पाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे बीएमसी बोलता है कि
आपके फ्लैट में कमर्शियल ग्रेड का टूरिज्म कमर्शियल ग्रेड का टेनेंसी नहीं चलेगा, लेकिन सोसाइटी बोलती नहीं करो करो। बीएमसी का कानून एक लेजिस्लेटिव कानून है, सोसाइटी का जनरल बॉडी एक लेजिस्लेटिव कानून नहीं है, उसका कोई अधिकार नहीं है लेजिस्लेटिव कानून को ओवरराइड करने का। आपकी सोसाइटी में बोला कि नहीं भाई, चलो एक रफ ब्लंट एग्जांपल लेते हैं। जनरल बॉडी में ये पास हुआ कि सोसाइटी के जो लोग हैं वो सिर्फ सोसाइटी के बीच के ही लोगों से शादी कर सकते हैं, वो कानून नहीं है। लेकिन आप जबरदस्ती का कोई भी कानून बना लेते हो तो वो कानून लागू नहीं पड़ सकता है। डीटीसी का जो कानून है, टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो कानून है, वो स्पेसिफिक है। आपके रहते रहते आप ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट आपके टूरिस्ट को प्रोवाइड करोगे। दे आर नॉट क्लासिफाइड एज टेनेंट्स, प्लीज रिमेंबर दैट। And I would like to add one more thing. आप गूगल करिए अंडर ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मिल जाएंगे, किस टाइप के क्राइटेरियाज है, वो सारी चीजें यू विल कम टू नो। जस्ट गूगल ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट। So this is valid for all the residential properties in India or some Yes, particular yes, state yes. are prohibited or something? नहीं, it is for all. All. Okay. Thank you so much. Okay, question by Mr. Ismail Sheikh. Yes sir. बोलिए हाँ Mr. सर, मैं Sheikh। ये पूछ रहा था, एक सोसाइटी में ऑलरेडी एजीएम हो चुकी है, विद ऑडिटेड रिपोर्ट सब दिया गया है, अगेन है ना वो वापस अगेन एजीएम ले रहे हैं, और उसमें ऑडिट रिपोर्ट वगैरह का कुछ प्रोविजन नहीं है। दे वांट टू पास समथिंग, मतलब कुछ वो इलेक्ट्रिसिटी का वो बढ़ गया, पानी का बिल बढ़ गया है, तो हम वापस उसको बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा करके मेन एजेंडा वो है। तो इन अ फाइनेंशियल ईयर 2 एजीएम्स हो सकते हैं? एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग करोगे, वापस एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग करोगे। Unless and until it is an adjourned annual general body meeting, you can do it. But if that meeting has been conducted properly and successfully concluded, then you cannot do another AGM in that same year. तो मतलब ऑब्जेक्शन कर सकते हैं एजीएम में? आपका प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया। एक साल में 2 एजीएम नहीं हो सकता। आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, इस कानून के दायरे के अंदर आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू सर। मिस्टर श्री रामामूर्ति। Good evening, sir. Sir, just out of asking you, suppose if a member wants to sell his flats, then wants an NOC from the society, what is the procedure the society to follow? And what the NOC instead of NOC, can the society give what is it called, the no due certificate? What is the significance of this aspect? Can you just throw a light on this? In an society building, the flat belongs to whom? It is belonging to society. A member. To the flat owner. So what society cannot give an NOC for sale to you? उसका अधिकार क्षेत्र में नहीं है. But however, you can ask for no due certificate. Okay. Okay. अभी कई बैंक्स क्या करते हैं कि नहीं, सोसाइटी का एनओसी लेके आओ कि आप बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। करेक्ट सर। तो आप सोसाइटी को क्या करना है, देखना है कि भाई जो अप्लाई कर रहा है वो मालिक है या नहीं फ्लैट का, उसके अगेंस्ट में कोई कोर्ट का डिग्री वगैरह तो आके नहीं पड़ा हुआ है, उस फ्लैट के अगेंस्ट में और कोई लीगल हायर ने कोई क्लेम तो नहीं फाइल कर रखा हुआ है, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह बाकी कानून के कोई। No, some bank loan is taken by the this thing person, the seller. So at that point of time, society can give NOC. No, if the flat is already mortgaged, तो जब मॉर्गेज के लिए आपने सोसाइटी ने एनओसी दिया रहा होगा उस जमाने में, तो सोसाइटी ने अंडरटेकिंग दिया ना कि मैं अभी इसको आगे ट्रांसफर नहीं होने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, बेचने नहीं दूंगा वगैरह हमारे रिकॉर्ड्स पे। Okay, but that see, society formed immediately after the builders handing over, so there's no any such kind of old record. Now only it has to be created. So in the process, if, now society can take undertaking from the seller, the selling member, for NOC, for giving an NOC, and give undertaking that your loan will be cleared, subject to your loan clearing and all that. We will give the NOC, something like that. How you suggest? You can give a conditional NOC, stating all these parameters. Yeah. If the society has not maintained a mortgage register, which is a mandatory register in the society. Yeah.
then and if you give away an NOC, then the society managing committee can be roped in for criminal offences also. It was the duty of the society, first duty of the society, to take a list of all the flat owners and the mortgage part which the builder had allowed. The liability of the builder has not passed on to the society after handover of the society. तो मॉर्गेज फ्लैट का एनओसी देना सोसाइटी नहीं कर सकती है. Okay, that they can do only when he gets a MOC, loan is clearance from the bank. Am I right, sir? Yes, he has to get what is called as a loan closure letter from the bank. The original agreement and the original share certificate should be physically verified by the society before proceeding further. Also, when you have to show your intention to sell, so you have to submit form 21 and form 22. उसमें एक तो ये चीज हो गया, intimating the society that your intention of selling and to so and so person. Okay. As far as NOC is concerned, you don't require NOC, but इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि नया मेंबर अगर आता है तो उनको कहा जाता है कि भाई आपके पुराने मेंबर ने इसका आउटस्टैंडिंग इतना रखा है. ओके, तो जब इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होता है तो ऑन द डे ऑफ इंटिमेशन देयर इज नो लाइबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, देन यू कैन रेस्ट बी श्योर कि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी आने वाली नहीं है. As far as the bank loan is concerned, तो the primary thing is they ask for NOC, they ask for कि भाई आपके बिल्डिंग में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है नहीं है. These are some of the criteria जिसके बेसिस पे आपको फाइनेंस दिया जाता है. But as different banks are having different criteria. Agreed, sir. But for this reason, is there any, suppose even assuming society want to give NOC for any reason, then they required to go to any particular procedure, like MC committee has to approval or AGM, any special AGM approval to be required, something like that. मेरे ख्याल से हेमंत जी will agree कि NOC का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है आज के तारीख पे. बट यस, डेफिनेटली अगर बैंक डिमांड करती है तो डिफरेंट बैंक्स, कोई बैंक ओवरलुक कर लेती है, कोई बैंक कहती है कि एनओसी इज मैंडेटरी. अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस when you submit form number 21 and form number 22 subsection 2, then उसमें वो मेंशन वो आपको लिख के दे सकते हैं कि भाई we have absolutely no issue of you selling the flat to so and so person, and further there is no encumbrance, there is no liability as far as his flat is concerned. Okay, we'll take up last question by Vinita Biani and then we will conclude today's webinar. Vinita Biani. Hello sir, can you hear my voice? Yes madam, बोलिए. सर मुझे रजिस्ट्रार का लेटर मिला है 154/27B2 का, as our society managing committee had not given me any documents, and in the presence of the registrar's person these documents were given to me, and they have charged me amount as miscellaneous in my maintenance bill. Can they do that, sir, as per the registrar's order of 154/27B2? If you have asked for some documents from the society, then you are liable to pay at the rate of 2 rupees per page, which you may pay in advance, or the society can levy that in the maintenance bill also. Sir, but as per the 154/27B2 guidelines, since the documents were not given to me in the stipulated time, it says that these particular charges should be recovered as land revenue charges from the office bearers. There is no such provision in the MCS Act for this particular thing which you have just said. 154B27 में या 23 में ये प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, और डेप्यूटी रजिस्ट्रार का ऑर्डर लगेगा अलग से उसको रिकवर करने के लिए. Anyway, thank you, Ms. Vinita, for joining in. Okay, thank you. So, I'd like to thank all our friends, and
I'd like to thank Mr. Mohammad Afzal also for supporting us in today's webinar. Thank you all friends for joining and supporting today's webinar. With the permission of all the participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all for attending this knowledge and information sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody. Thank you. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you.